हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रेक टाइम क्लासेस। इस वीडियो में हम यूपी पीसीएस 2024 के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है, जो प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं उसको 2012 से लेकर और रीसेंट 2023 तक पूरा कवर करेंगे। इसमें देखिए सबसे पहले रहेगा 2023 का पेपर पूरा, और उसके बाद जो है 12 से लेकर 22 तक का सब्जेक्ट वाइज पूरा पेपर। तो ये पूरा देख लीजिएगा एग्जाम के पहले। अगर आपने पहले भी प्रीवियस ईयर पेपर पढ़ रखे होंगे फिर भी एक बार रिवाइज जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन मिलेंगे आपको। लगभग क्वेश्चन अगर आपने अब तक कुछ नहीं पढ़ा है तो लगभग चीज़ें आपको यहाँ से मिलेंगी। आप देखिएगा स्टैटिक पार्ट में जो चीज़ें पूछी जाएंगी। तो चलिए शुरू करेंगे। और ये सभी जितने नोट्स वगैरह हैं या फिर जितने प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं उसके लिए आप यूपी पीसीएस वाला पेड ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। उसी में सभी हैंड रिटन नोट्स या फिर जो भी प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं सब्जेक्ट वाइज या जो टेस्ट हैं विद आंसर की, वो सब चीज़ें आपको यूपी पीसीएस वाले ग्रुप में मिल जाएंगी। उसको ज्वाइन करने के लिए जो नंबर दिया है इस पर व्हाट्सएप करके ग्रुप की डिटेल्स ले सकते हैं, उसको प्रॉपरली पढ़कर ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करेंगे। और इस वीडियो को देखने के बाद एक बार कल फिर से इस वीडियो पे विजिट करिएगा। अगर कोई गलती वगैरह रहेगी तो पिन कमेंट में कर दिया जाएगा वो, तो एक बार कल एक बार फिर से आके इसको खोल के देख लीजिएगा कि कमेंट में कुछ ऐसा गलती सुधार का तो नहीं है। सबसे पहले ये 2023 वाला पेपर शुरू करते हैं। तो दिल्ली में वायसराय लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने के लिए उत्तरदायी कौन सी समिति थी? तो अनुशीलन समिति थी, और इसको दिल्ली षड्यंत्र केस भी कहा जाता है। इसमें दोषी कौन कौन थे माने गए थे जो, वो है मास्टर अमीचंद, दीनानाथ, भाई बाल मुकुंद, बसंत कुमार और अवध बिहारी। इनसे पूछा जाता है कि निम्न में से कौन दिल्ली षड्यंत्र से संबंधित नहीं थे। तो ये नाम याद रखिएगा, ये सब दिल्ली षड्यंत्र से संबंधित थे। फिर ईवी रामास्वामी नायकर, जिनको पेरियार के नाम से भी जाना जाता है, इनके बारे में स्टेटमेंट दिया हुआ था। तो इनको पेरियार के नाम से जाना जाता है, पहली बात तो ये। और इन्होंने असहयोग आंदोलन में भाग लिया था। 1925 में इन्होंने कांग्रेस को छोड़ दिया था, और इनका मानना था, इसलिए छोड़ा था क्योंकि इनका मानना था कि कांग्रेस में ब्राह्मणों के प्रतिनिधित्व की उपेक्षा हो रही है, इसलिए इन्होंने छोड़ दिया था। फिर आता है यहाँ पर होम रूल आंदोलन। ये कब शुरू हुआ था? तो अप्रैल 1916 में बाल गंगाधर तिलक वाली जो होम रूल लीग थी उसकी स्थापना अप्रैल 1916 में हुई थी, और एनी बेसेंट वाली जो थी उसकी सितंबर 1916 में। तो दोनों 1916 ही है, लेकिन एक का अप्रैल है एक का सितंबर। खिलाफत आंदोलन हुआ था मार्च 1919 से जनवरी 1921 के बीच में। जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। बोपला विद्रोह हुआ था 1921 में 20 अगस्त 1921। एग्जैक्ट डेट जैसे लिखी हुई थी उसमें वैसे ही यहाँ पर है। नेक्स्ट है यहाँ पर पूछा गया था निम्न में से कौन भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित नहीं है, इस तरह से। तो कनक लता बरुआ, मातंगिनी हाजरा, अरुणा आसफ अली, ये लोग जो थी ये भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित थी 1942 में जो हुआ था। इसके अलावा शांति घोष जो थी ये इससे संबंधित नहीं थी। इन्होंने दिसंबर 1931 में जिलाधिकारी पर गोली मारी थी, मतलब गोली मारकर उनकी हत्या की थी। तो शांति घोष भी एक सेनानी ही थी, स्वतंत्रता सेनानी ही थी, लेकिन ये भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट यहाँ पर गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत कौन कौन से हैं? तो ये है सौर ऊर्जा, जैव ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, पवन ऊर्जा। तो इसमें जो क्वेश्चन पूछा गया था इस तरह से था कि गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत वे हैं जो कि नवीकरणीय है। तो ये याद रखिएगा, नवीकरणीय स्रोत उन्हीं को गैर पारंपरिक कहा जाता है। फिर नेपेंथिस जो है ये एक घटपर्णी इसको कहा जाता है, ये एक कीट बच्ची पौधा है। फिर माना दर्रा कहाँ पर है? उत्तराखंड में। नीति भी उत्तराखंड में, दीफू अरुणाचल प्रदेश में, और अघिल दर्रा लद्दाख में है। आगे ये सब मैंने आपको ज्योग्राफी वाले जो इंडियन ज्योग्राफी वाले नोट्स में दिया हुआ है यूपी पीसीएस वाले उसमें। नेक्स्ट है जनसंख्या के सिद्धांत और सिद्धांतों के प्रतिपादक कौन थे? तो उपयुक्त जनसंख्या सिद्धांत ये दिया था एडविन केनन ने। सामाजिक समायोजन सिद्धांत ये हेनरी जॉर्ज ने दिया था। जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत थॉमसन ने दिया था, और जनसंख्या खाद्यान्न आपूर्ति सिद्धांत माल्थस ने दिया था। ये वाला जो है ये कई बार रिपीट कर चुका है माल्थस वाला। जनसंख्या खाद्यान्न आपूर्ति सिद्धांत जो है ये माल्थस के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। नेक्स्ट है ये चारों सिद्धांत याद रखिएगा, इसमें से एक आध दो रिपीट हो सकते हैं। पोषक स्तर बनते हैं, तो पोषक स्तर जो है खाद्य श्रृंखला के जीवों के संबद्ध होने से बनते हैं, इस तरह से ही था। और ये जो है इसमें सर्वाहारी, द्वितीय उपभोक्ता, प्राथमिक और स्वपोषी उत्पादक होते हैं। सबसे नीचे उत्पादक, उसके बाद प्राथमिक उपभोक्ता, फिर द्वितीयक, फिर सर्वाहारी। नेक्स्ट है जैव उर्वरक के रूप में किसको जाना जाता है? तो एजोला को जाना जाता है। एजोला जो है जैव उत्प्रेरक है और जैव उर्वरक है, इसको कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। हंसी वाली गैस कौन है? तो नाइट्रस ऑक्साइड है। भारत में जनसंख्या स्थायित्व का लक्ष्य कितना रखा गया है? तो 2070 तक के हम जो है जनसंख्या स्थायित्व प्राप्त कर लेंगे, मतलब जन दर और मृत्यु दर जो है वो जन दर ज़्यादा न रहे, इस तरह से। फिर SDG 10 में क्या दिया हुआ है? तो असमानताओं में कमी। पूरा SDG से रिलेटेड एक वीडियो जिसमें 17 लक्ष्य हैं, उसमें थोड़ा सा ट्रिक बता के आपको बताया गया। लगभग हर एग्जाम में यूपी पीसीएस के SDG से क्वेश्चन आते हैं। SDG 13 में क्या है? तो जलवायु परिवर्तन से संबंधित है। SDG 14 जो है पानी के नीचे जीवन जो है उससे रिलेटेड है। SDG जो
15 है वो जमीन पर जीवन से संबंधित है, 17 जो SDG लक्ष्य पूरे रटे होने चाहिए। नेक्स्ट है यहाँ पर प्राकृतिक रेशम का एक घटक क्या है, तो नाइट्रोजन है। इसके अलावा माउंट न्यूमैन किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है, तो लौह के लिए प्रसिद्ध है। माउंट न्यूमैन कहाँ पर है, तो पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में। ये याद रखिएगा, अगर इस तरह से दोबारा चीज़ याद है या मैचिंग में न्यूमैन लिखा हुआ मिल गया तो आपको ऑप्शन वो करने में सही होगा। नेक्स्ट है भारतीय जैविक डेटा केंद्र कहाँ खुला है, तो फरीदाबाद हरियाणा में। अक्रिय गैस कौन कौन सी, हीलियम, नियॉन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन। नेक्स्ट है जैव विविधता ह्रास के लिए महत्वपूर्ण कारक कौन सा है, तो अगर प्राकृतिक वास का विनाश हो जाए, अगर रहने का स्थान ही खत्म हो जाएगा तो सबसे ज्यादा ये महत्वपूर्ण कारक है, वो जैव विविधता जो है खत्म हो जाएगी। नेक्स्ट है किस अधिनियम द्वारा 120 सदस्यों वाले चैम्बर्स ऑफ प्रिंसेस की स्थापना की गई थी, तो भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा। रेगिस्तान में रहने वाले जानवर क्या कहलाते हैं, तो मरुद्भिज जानवर। इसके अलावा लोटिक पारिस्थितिकी तंत्र किसको कहते हैं, इसका उदाहरण क्या है, तो नदी है। और ये जो इकोसिस्टम होता है उसमें बहता जल होता है, जैसे नदी में बहता जल है तो लोटिक पारिस्थितिकी तंत्र है उसका। शिव समुद्रम क्या है, तो ये जल विद्युत परियोजना है जो कि 1902 में स्थापित हुई थी कावेरी नदी पर कर्नाटक में। कल्पक्कम जो है ये परमाणु ऊर्जा परियोजना है, 1984 में स्थापित हुई थी तमिलनाडु में। जितनी भी परियोजनाएं वगैरह होती है उसको एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा अच्छे से, अगर आप यूपीपी से, मैंने ये इंडियन ज्योग्राफी में वीडियो भी दिया हुआ है। नेक्स्ट है समुद्री शैवाल आयोडीन के महत्वपूर्ण स्रोत होते हैं। भारत का प्रथम नेशनल सेंटर फॉर मरीन डाइवर्सिटी सिस्टम कहाँ स्थित है, ये जो है नेशनल सेंटर फॉर मरीन डाइवर्सिटी कहाँ स्थित है, जामनगर गुजरात में। राष्ट्रीय उद्यानों में आनुवांशिक विविधता का रख रखाव किया जाता है किसके अंतर्गत, तो इन सीटू संरक्षण कहलाता है। अगर राष्ट्रीय उद्यानों में या वन्यजीव अभ्यारण्य वगैरह में अगर जहाँ पे जानवर रहते हैं उसी स्थान पर उनका संरक्षण कर दिया जाए, जंगल में रहते हैं जंगल में ही संरक्षित कर दिया जाए तो उसको इन सीटू संरक्षण कहते हैं। उसको बाहर निकाल के चिड़ियाघर जैसे बनाया जाता है, जू वगैरह, तो उसको जो है एक्स सीटू कहा जाता है। ये इन्वायरमेंट वाले में है पूरा। चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है, तो चंदौली उत्तर प्रदेश में। स्थापना इसकी हुई थी 1957 में। एक इन्वायरमेंट से रिलेटेड एक वीडियो आएगा, कंप्लीट इन्वायरमेंट उसमें होगा और उसमें जो है आपकी बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि एक अच्छे से नया उसका चीज़ मुझे बताना है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे आपको इन्वायरमेंट से। पराबैंगनी विकिरण को अवशोषित करने वाली जो ओजोन परत होती है किस स्तर पर पाई जाती है, तो समताप मंडल में पाई जाती है, जिसको स्ट्रेटोस्फीयर कहते हैं। जल रोकथाम एवं प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम ये 1974 में आया था। बंदरगाह और देश, इगारका जो बंदरगाह रशिया में, जकार्ता इंडोनेशिया, मोंटेविडियो उरुग्वे में है, रोटरडैम नीदरलैंड में है। आगे बात करेंगे उत्तर प्रदेश में वनावरण कितना है, तो 6.15%, वृक्षावरण 3.08%। न्यूनतम वन क्षेत्र कहाँ है, भदोई में। इसका आंसर जो है आयोग की आंसर की में अलग दिया हुआ था, मतलब गलत दिया हुआ था, लेकिन जब संशोधित आंसर की इनके द्वारा जारी ही नहीं की जाती है तो बाकी मतलब रिजल्ट कैसे आया वो किसी को नहीं पता है। नेक्स्ट बात करेंगे संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी, 9 दिसंबर 1946 में। प्रारूप समिति की नियुक्ति जो है ये 29 अगस्त 1947 में हुई थी। भारतीय जो संविधान है उसका अंगीकरण 26 नवंबर 1949 में हुआ था। संविधान लागू कब हुआ था, प्रवृत्त कब हुआ था, तो 26 जनवरी 1950 में। रोग और कारण, पेप्टिक अल्सर की जीवाणु के कारण होता है, डेंगू विषाणु के कारण, हाथी पांव कृमि या वर्म के कारण, और मलेरिया जो है प्रोटोजोआ के कारण। नेक्स्ट है यहाँ पर प्रमुख रूप से गरीबी को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है, तो 2 पार्ट में। इसका भी आंसर 3 पार्ट लिखा हुआ था, लेकिन इसमें आंसर जो था 2 ही होना चाहिए, सापेक्ष गरीबी और निरपेक्ष गरीबी, रिलेटिव पॉवर्टी और एब्सोल्यूट पॉवर्टी, तो ये होना चाहिए। नेक्स्ट है पेशवा का क्रम जो है, बालाजी विश्वनाथ पहले, फिर बाजीराव प्रथम, फिर माधवराव, फिर नारायण राव। पूरा मराठा वाले में मैंने पढ़ा हुआ है जितने भी पेशवा वगैरह हैं। नेक्स्ट यहाँ पे क्रम इतने का ही क्रम पूछा जाता है, तो अगर प्रीवियस ईयर में कोई क्वेश्चन पूछा गया है तो पूरी उम्मीद करिएगा कि इसमें से एक नाम गायब हो गया और ये 3 रहे, इनको क्रम से अरेंज करने को आ जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है यूक्रेन का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक क्षेत्र कौन सा है, तो डोनबास है, इसी के लिए जो अभी रशिया से और इसका चल रहा था। नेक्स्ट बात करेंगे 1857 क्रांति में बरेली का नेता कौन था, तो बरेली के नेता थे खान बहादुर खान। तीसरी अनुसूची में शपथ और प्रतिज्ञान के बारे में दिया हुआ है। चौथी अनुसूची में राज्यसभा में स्थानों के आवंटन के बारे में। 8वीं में भाषाओं के बारे में। 9वीं अनुसूची में ऐसा कानून जिसे न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है, तो इसी में जो भूमि वाला आ जाता है इसी में। नेक्स्ट है यहाँ पर 10वीं अनुसूची में दल परिवर्तन की जो दल बदल वाला है 10वीं अनुसूची में है। आदर्श सांसद आदर्श ग्राम योजना ये 2014 की है। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्या योजना 2014 की है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी अर्बन मिशन 2016 का, यही वाला गलत था, 2015 इसमें लिखा हुआ था। रूरल हाउसिंग इंटरेस्ट सब्सिडी स्कीम ये 2017 की है।
रामगंगा नदी का उद्गम कहाँ होता है, तो कन्नौज से होता है। 2 स्टेटमेंट थे, एक था और एक ये स्टेटमेंट है कि बेतवा नदी जो है हमीरपुर के पास यमुना से मिलती है, तो ये भी सही है, दोनों करेक्ट है यहाँ पर। कौन सा हार्मोन अग्नाशय के लैंगरहैंस के बीटा कोशिकाओं से स्रावित होता है, तो इंसुलिन, वही जो शुगर वाला जो इसके जो ये स्रावित होता है, तो इसी से शुगर कंट्रोल रहती है। नेक्स्ट है नदी और उसका उद्गम स्थल, यमुना का है यमुनोत्री, बंदरपुर से निकलती। कृष्णा नदी महाबलेश्वर महाराष्ट्र से, गोदावरी त्र्यंबकेश्वर नासिक से, महानदी सिहावा पहाड़ियों से निकलती है छत्तीसगढ़ में। नेक्स्ट है पर्वत और देश, किलीमंजारो जो है तंजानिया का पर्वत है, टिबिकल जो है मोरक्को का है, स्टेनली युगांडा का, हॉगर अल्जीरिया का पर्वत है। ये पर्वत याद रखिएगा जरूर, इंपॉर्टेंट है। झील और देश, मराकाइबो झील जो है वेनेजुएला की झील है, मिशिगन यूएसए की, ओनेगा रशिया की, बैकाल रशिया की। जितनी झील वगैरह है मैंने कॉन्टिनेंट वाइज जो मैपिंग पढ़ाई हुई है उसमें दिया हुआ है। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की सीटें कितनी, 31, लोकसभा की 80, और संयुक्त बैठक किस अनुच्छेद के अंतर्गत होती है, तो 108। इस बैठक की अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा होती है, ये किस अनुच्छेद में दिया हुआ है, तो अनुच्छेद 118 के 4 में, 118(4). बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या है, तो बीओडी इसको कहते हैं। इसका मानक, इसका काम क्या है, तो ये जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में प्रदूषण की जांच के लिए होता है। नेक्स्ट है सहायक नदी और उसकी जो नदी है मेन, तो मालप्रभा कृष्णा की सहायक है, हेमावती कावेरी की, और मंजरा गोदावरी की, प्राणहिता गोदावरी की। पर्यावरण का संरक्षण नीति निर्देशक तत्व और मौलिक कर्तव्य दोनों में दिया हुआ है। नीति निर्देशक तत्व के आर्टिकल नंबर 48 का में है पर्यावरण का संरक्षण, और 51 का में मौलिक कर्तव्य के रूप में भी पर्यावरण संरक्षण दिया हुआ है। नेक्स्ट है यहाँ पर दक्षिण पश्चिम मानसून के दौरान तमिलनाडु का जो तट है वो शुष्क रहता है, क्यों, इसका कारण क्या है, तो दक्षिण पश्चिम मानसून की अरब सागर शाखा के वृष्टि छाया क्षेत्र में आ जाता है तमिलनाडु, और यहाँ पे क्योंकि दक्कन के पठार वगैरह पहाड़ियाँ हैं तो ये जो है वृष्टि छाया क्षेत्र में आ जाता है। इधर तो बारिश होती है, इधर नहीं होती है। दूसरा, ये बंगाल की खाड़ी के समानांतर स्थित होने के कारण जो है तमिलनाडु को वर्षा प्राप्त नहीं होती। मानसून ऐसे जाता है और इधर मेघालय से प्रवेश करके इधर बारिश कराता है, इधर नहीं कराता है, और जब लौटते हुए मानसून से यहाँ पे वर्षा होती है, तो इसलिए जो है तमिलनाडु का मौसम जो है मानसून में शुष्क रहता है। अगला है मध्याह्न भोजन योजना जो थी उसको पीएम पोषण योजना के नाम से कब से पुनर्नामित कर दिया गया है, तो 2021 से। भागीरथी अलकनंदा देवप्रयाग में मिलती है, पिंडार अलकनंदा कर्णप्रयाग में, मंदाकिनी अलकनंदा रुद्रप्रयाग में। वित्त आयोग जो है इसकी स्थापना हुई, वित्त आयोग जो है ये अनुच्छेद 280 के अंतर्गत आता है। एक अध्यक्ष, 4 सदस्य इसमें होते हैं, टोटल 5, और आयोग जो है अपना प्रतिवेदन राष्ट्रपति को प्रस्तुत करता है। अनुच्छेद 71 के जो पार्ट 2 है उसमें क्या दिया हुआ है, तो अगर सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन को शून्य घोषित करते हैं तो ऐसी स्थिति में उसके द्वारा राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के द्वारा जो भी घोषणा की गई है उस दिन या उसके एक दिन पहले या उसके पहले कभी भी घोषणा की गई है वो अमान्य नहीं होगा, उसको माना जाएगा। और चाहे वो मतलब निर्वाचन शून्य घोषित कर दिया फिर भी जो काम उन्होंने कर दिया वो माना जाएगा। तो ये है आर्टिकल नंबर 71(2) में इस तरह का स्टेटमेंट दिया हुआ था। लेटेराइट मिट्टी में क्या होता है, तो लॉ ऑक्साइड और एल्युमिनियम होता है। यहाँ ये जो मिट्टी है ये उच्च तापमान और भारी वर्षा वाले क्षेत्र में होती है। राजभाषा भाग 17 में है, संघ राज्य क्षेत्र भाग 8 में है, अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्र भाग 10 में है, अधिकरण भाग 14 के का में है। रेगिस्तान के आकार को छोटे से बड़े के क्रम में अरेंज करना था, तो ग्रेट सैंडी मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया में है, ये इन चारों में सबसे छोटा। फिर गोबी जो है मंगोलिया चाइना की सीमा पर, ये इसके बाद यह आएगा। फिर अरेबियन मरुस्थल पश्चिमी एशिया में है, सहारा मरुस्थल सबसे बड़ा जो कि उत्तरी अफ्रीका में है। रियो शिखर सम्मेलन 1992 में हुआ था, इसको एजेंडा 21 के नाम से भी संबोधित किया जाता है। ये किस पर आधारित था, तो सतत विकास से संबंधित था। रियो कहाँ पर है, तो ये ब्राजील में है। हंगुल जो है कि स्टेट एनिमल है, कहाँ का, जम्मू कश्मीर का। अनुच्छेद 171 के अनुसार जो है राज्य विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 1/3 से अधिक नहीं हो सकती। ये विधान परिषद के सदस्यों की संख्या की बात की जा रही है कि विधानसभा में जितने सदस्य होंगे कुल सदस्य के 1/3 से अधिक विधान परिषद के सदस्यों की संख्या नहीं हो सकती है। पुस्तक और किस विषय पर ये पुस्तक थी, ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो मिरात सिकंदरी गुजरात विजय पर पुस्तक थी। इसके लेखक हैं सिकंदर इब्न मोहम्मद मंजू। ये क्वेश्चन बस इतना ही है, ये लेखक मैंने यहाँ लिख दिया है। बुरहाने मासिर जो है इधर वाला ये क्वेश्चन पूछा गया था किस विषय से संबंधित है। बुरहाने मासिर बहमनी के जो अहमदनगर के इतिहास से संबंधित एक पुस्तक है। सैयद अली ने इसको लिखा था। रियाज उस सलातीन ये बंगाल का इतिहास से संबंधित पुस्तक है। गुलाम हुसैन सलीम ने इसको लिखा था। रियाज उस हिंसा ये महमूद गवां के पत्र संकलन है और इसको मोहम्मद गवां ने लिखा है। नेक्स्ट है यहाँ पर फिरोज शाह तुगलक के नागरकोट अभियान के दौरान संग्रहित 300 संस्कृत पुस्तकों का अनुवादक कौन था, तो जजीजुद्दीन खान था। इनकी रचना है दलाइल
ए फिरोज शाही अजीजुद्दीन खान की ये रचना है और इन्होंने ही सबसे ज़्यादा संस्कृत पुस्तकों का अनुवाद किया था, तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है, इसी के अंतर्गत ये सब अनुवाद वगैरह किए थे। दर्शन और प्रचारक, न्याय के प्रचारक कौन थे? न्याय दर्शन के गौतम, उत्तर मीमांसा बद्रायण, पूर्व मीमांसा जैमिनी, वैशेषिक कणाद। आगे वैदिक काल में भागदू अधिकारी कौन हुआ करता था? तो राजस्व जमा करने वाले अधिकारी को भागदू अधिकारी कहा जाता था। चरक संहिता जो है ये 120 अध्याय और 8 खंड है, इसमें इसके लेखक हैं चरक। यही पूछा गया था कितने अध्याय कितने खंड है? 120 अध्याय 8 खंड। मिलिंद परहो, राजा मिलिंद यानी जो मिनांडर जिनको कहा जाता था, और बौद्ध भिक्षु नागसेन के बीच में संवाद है। इसके अलावा प्राचीन काल में आक्रमणकारी का सही क्रम यूनानी, शक, पहलो, कुषाण, यहाँ पर 3 दिए गए थे, यूनानी, शक और कुषाण, पहलो भी बीच में आते हैं। नेक्स्ट है, कैप्टन हॉकिंस भारत कब आया था? 1608 में जेम्स प्रथम के दूत के रूप में आया था। वो फारसी और तुर्की का अच्छा जानकार था, लेकिन यहाँ पे आयोग ने जो आंसर माना था वो सेकंड वाला जो स्टेटमेंट दिया था उसको नहीं माना था। वैसे ही फारसी और तुर्की दोनों भाषाओं को जानता था। नेक्स्ट है, संगीत की टप्पा शैली किस मुगल शासक के दरबार में विकसित हुई थी? तो मोहम्मद शाह के दरबार में। और टप्पा शैली के प्रचारक कौन थे? तो गुलाम नबी सौरी। श्रृंगार रस पर आधारित ये शैली है टप्पा शैली। नेक्स्ट है, पुरातात्विक स्थल और वर्तमान में कहाँ पर है? नेवासा ये महाराष्ट्र में, ईसमपुर कर्नाटक में है, डींडवाना ये राजस्थान में है, गुडियाम गुफा तमिलनाडु में है। हड़प्पा सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल कौन सा है? आलमगीरपुर जो कि मेरठ में है। हमीदा बानो जो कौन थी? तो अकबर की माँ थी और हुमायूं की पत्नी थी। अकबर ही हुमायूं का बेटा है तो इन्हीं की माँ होंगी। इल्तुतमिश जो है रजिया के पिता थे। गुलबदन बेगम बाबर की पुत्री थी। शाह तुर्काना इल्तुतमिश की पत्नी थी। अगला यहाँ पर कश्मीर का शासक जिसने जजिया और गौ हत्या दोनों को समाप्त कर दिया था वो था जैनुल आबिदीन, और इसी को कश्मीर का अकबर कहा जाता है। इसने काफी अच्छे काम किए थे, सहिष्णु व्यक्ति था ये। 2012 वाले क्वेश्चन, तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? तो अकबर सेकंड ने दी थी, अकबर द्वितीय ने। और अकबर द्वितीय का टाइम पीरियड कब से कब तक है? 1806 से 1837 तक। और इन्होंने ही राजा राम मोहन राय को अपना दूत बनाकर ब्रिटेन भेजा था। अपनी जो पेंशन वगैरह के बारे में बात करने के लिए राजा राम मोहन राय को इन्होंने भेजा था। और वहीं पर राजा राम मोहन राय की मृत्यु हो जाती है 27 सितंबर 1833 को। 1833 में राजा राम मोहन राय की ब्रिस्टल इंग्लैंड में मृत्यु हुई थी। राजा राम मोहन राय ने आत्मीय सभा की भी स्थापना की थी 1815 में। 1817 में इन्होंने डेविड हेयर के साथ मिलकर हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी कलकत्ता में। 1825 में इन्होंने वेदांत कॉलेज की स्थापना की थी। इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 1828 में की थी। नेक्स्ट इनकी पत्रिका वगैरह पूछी जाती है, पत्र पत्रिका, तो संवाद कौमुदी का ये संपादन किया था इन्होंने। बंगाली भाषा की पत्रिका है संवाद कौमुदी। मिरातुल अखबार का इन्होंने संपादन किया था, ये फारसी भाषा का है। इन सबकी भाषाएं इंपॉर्टेंट है। संवाद कौमुदी जो है ये बंगाली भाषा, मिरातुल अखबार फारसी भाषा। बंगदूत जो है फारसी, बांग्ला और हिंदी तीनों में ये प्रकाशित होता था। तो ये तीनों यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं अक्सर एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाचार पत्र और उनकी भाषाएं दी हुई है। तो भारत मित्र जो है ये हिंदी में प्रकाशित होता था। कुछ पत्र जो होते हैं उनके संपादक के नाम इंपॉर्टेंट होते हैं, कुछ की भाषाएं इंपॉर्टेंट होती हैं। कुछ पूछा जाता है ये पाक्षिक थे या फिर साप्ताहिक थे या दैनिक थे, तो इस तरह की चीजें बहुत सारे भी हम समाचार पत्र देखेंगे। राष्ट्रमत की बात करें तो ये मराठी में प्रकाशित होता था। प्रजामित्र गुजराती में प्रकाशित होता था और नायक जो है ये बंगाली में प्रकाशित होता था। अगला जो कुछ और प्रमुख पत्र और संपादक हैं, जैसे सरस्वती पत्रिका के संपादक थे आचार्य महावीर प्रसाद। कुछ पत्रिकाएं होती हैं जिसके पहले संपादक कोई और रह चुके हैं, उसके बाद कोई और बनते हैं, तो यहाँ पे जो मेन कैरेक्टर होता है वही वाला इंपॉर्टेंट होगा। कवि वचन सुधा के जो संपादक थे भारतेंदु हरिश्चंद्र थे। हिंदी प्रदीप के पंडित बालकृष्ण भट्ट थे। ब्राह्मण के पंडित प्रताप नारायण मिश्र थे। प्रताप पत्रिका के संपादक गणेश शंकर विद्यार्थी थे। प्रभा के बालकृष्ण शर्मा नवीन थे। बंगाल गजट जो कि पहला अखबार था 1780 में आया था ये, और इसके संपादक थे जेम्स अगस्टस हिक्की। ये वाला इंपॉर्टेंट है, इसका नाम जरूर याद रखिएगा, जेम्स अगस्टस हिक्की। इंडिया गजट के संपादक थे हेनरी विवियन डेरोजियो। ईस्ट इंडियन के संपादक भी हेनरी विवियन थे। सोम प्रकाश काफी पूछा जाता है, इसके संपादक थे द्वारकानाथ विद्याभूषण, और जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है ईश्वर चंद्र विद्यासागर। नेक्स्ट यहाँ पर जो क्वेश्चन है, 1937 में जो पहला चुनाव हुआ था उसमें उत्तर प्रदेश में गठित मंत्रिमंडल के वित्त मंत्री कौन थे? तो ये थे रफी अहमद किदवई जो पहला मंत्रिमंडल था उत्तर प्रदेश का, उसमें वित्त मंत्री थे। 1937 में जो चुनाव हुए थे उसमें 11 में से 5 प्रांतों में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत मिला था। ये 5 प्रांत कौन कौन से थे? तो मद्रास था, बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रांत और संयुक्त प्रांत। यहाँ पे इतनी जगह पर कांग्रेस को पूर्ण बहुमत प्राप्त था। मुंबई में भी टोटल बहुमत नहीं प्राप्त था, बहुमत से थोड़ा ही कम था मुंबई में, लेकिन यहाँ पे भी उन्होंने सरकार बनाई थी।
आगे बात करेंगे, अगला है यहाँ पे, इसके बारे में भी और भी क्वेश्चन आएंगे, उसमें इसको कवर कर लेंगे। स्वदेशी आंदोलन कब आया था? 1905 में। और इसमें पूछा जाता है कि कौन इस आंदोलन से अप्रभावित रहे थे। तो किसान और मुसलमान जो है स्वदेशी आंदोलन से अप्रभावित रहे थे। इसके अलावा होम रूल आंदोलन आया था 1916 में, असहयोग आंदोलन आया था 1920 में, सविनय अवज्ञा आया था 1930 में। सभी में महिलाओं ने भाग लिया था। तो पूछा जाए अगर कि किसमें महिलाओं ने सक्रिय रूप से भागीदारी की, तो सभी में महिलाएं शामिल थी। नेक्स्ट बात करेंगे, 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में अध्यक्ष कौन निर्वाचित हुए थे? तो ये थे विट्ठल भाई पटेल, जो कि स्वराज पार्टी के सदस्य थे। स्वराज पार्टी की स्थापना हुई थी 1923 में। इसके अध्यक्ष थे चित्तरंजन दास और सचिव थे मोतीलाल नेहरू। दोनों के नाम स्पष्ट होने चाहिए, अध्यक्ष चित्तरंजन दास और सचिव मोतीलाल नेहरू। और इन लोगों का एक मेन मोटिव यही था कि हमारे कोई भारतीय सदस्य जो है लेजिस्लेटिव असेंबली में जाए और हमारा काम आसान हो सके। तो विट्ठल भाई पटेल जो है ये अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे। नेक्स्ट बात करेंगे, कांग्रेस अध्यक्ष जो है और अधिवेशन, इसको मैच करना है। तो पहला यहाँ पर डॉक्टर M.A. अंसारी, ये मद्रास में प्रेसिडेंट रह चुके थे कांग्रेस के 1927 वाले अधिवेशन में। पुरुषोत्तम दास टंडन ये नासिक अधिवेशन के अध्यक्ष थे 1951 में। सरोजनी नायडू ये कानपुर अधिवेशन की अध्यक्ष थी 1925 में। देखिए आपको एक आध दो भी याद रहता है अगर अधिवेशन, तो उससे मैच हो जाता है, क्योंकि एक दो कॉमन पूछा जाता है। तो सरोजनी नायडू 1925 ही मोस्ट इंपॉर्टेंट वाला है। और इसके अलावा सुभाष चंद्र बोस ये 2 अधिवेशन में थे, दोनों स्पष्ट होने चाहिए, हरिपुरा 1938 और त्रिपुरी 1939। ये त्रिपुरी अधिवेशन जो है इसी को त्रिपुरी संकट कहा जाता है, क्योंकि इसके बाद ही त्रिपुरी अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस ने पट्टाभी सीतारमैया जी को हराया था। तो पट्टाभी सीतारमैया का सपोर्ट किया था गांधी जी ने। तो गांधी जी थोड़ा नाराज रहते थे सुभाष चंद्र बोस का से, इसलिए इन्होंने इस्तीफा दे दिया। और बाद में जो निर्विरोध अध्यक्ष बने थे कांग्रेस के, वो थे राजेंद्र प्रसाद। तो जिसको हराया था वो अध्यक्ष नहीं बने थे, राजेंद्र प्रसाद जी अध्यक्ष बने थे बाद में, इनके छोड़ने के बाद में। और बाद में 1939 में ही सुभाष चंद्र बोस जी ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। अगला है हिंदू कॉलेज। हिंदू कॉलेज की स्थापना 1817 में हुई थी कलकत्ता में। दिल्ली कॉलेज की स्थापना 1824 में हुई थी दिल्ली में। मेयो कॉलेज की स्थापना 1875 में हुई थी अजमेर में। मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना 1875 में हुई थी, सर सैयद अहमद खान ने किया था। तो ये अलीगढ़ में स्थापना हुई थी, बाद में इसी को अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी नाम दिया गया था 1920 में। नेक्स्ट बात करेंगे, 1833 का चार्टर कहता था कि कोई भी निवासी केवल धर्म, जन्म स्थान, वंश के आधार पर किसी पद के लिए अयोग्य नहीं होगा। तो क्वेश्चन यही था कि भारतीयों को पहली बार किस चार्टर के तहत थोड़ी सहूलियत दी गई थी कि वो अपनी राजनीति में थोड़ा बहुत आ सकते हैं, सक्रिय हो सकते हैं। तो यही वाला जो है 1833 का चार्टर था। इसके अलावा इस चार्टर में एक और बात कही गई थी कि कंपनी का सभी एकाधिकार समाप्त कर दिया गया था। 1813 का चार्टर जो अधिनियम था, चार्टर एक्ट था, उसमें कहा गया था कि कंपनी का एकाधिकार समाप्त होगा, लेकिन चाय और चीन के साथ व्यापार बना रहेगा। 1833 में जो चार्टर आया था उसमें कहा गया था कि चाय, चीन, सभी तरह का एकाधिकार कंपनी का, ईस्ट इंडिया कंपनी का समाप्त हो जाएगा। अगला है यहाँ पर, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अफगानिस्तान के काबुल में भारत की अंतरिम सरकार का एक गठन हुआ था, एक अंतरिम सरकार बनाई गई थी। इसके अध्यक्ष कौन थे? राजा महेंद्र प्रताप। तो पूछा गया था कहाँ पे बनी थी? अफगानिस्तान में। अगला है शारदा अधिनियम। ये कब आया था? 1929 में आया था और लागू हुआ था 1930 में। इसमें विवाह की न्यूनतम आयु लड़कों के लिए कितनी रखी गई थी? 18 वर्ष, लड़कियों के लिए 14 वर्ष। लंदन के ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत में बादशाह कौन थे? तो जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हो रहा था सन 1600 में, तो 1600 में जो बादशाह थे वो थे अकबर। और जब ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में आगमन हुआ था तब तक अकबर की 1605 में मृत्यु हो जाती है और राजा कौन बन जाते हैं? जहांगीर। तो 1608 में राजा कौन था? जहांगीर। नेक्स्ट बात करेंगे, अगला है 2013 के क्वेश्चन। तो जहांगीर के दरबार में जेम्स प्रथम के जो राजदूत आए थे उनका नाम क्या था? विलियम हॉकिंस। 1608 में विलियम हॉकिंस आया था और ये बहुत अच्छी तुर्की, फारसी वगैरह कई भाषाओं का ज्ञाता था, तो इसीलिए इसको फिरंगी खां और इंग्लिश खां की उपाधि दी थी जहांगीर ने। काफी खुश हुआ था विलियम हॉकिंस से जहांगीर। और किस जहाज से आया था पूछा जाता है विलियम हॉकिंस? तो हेक्टर जहाज से आया था, हेक्टर। नेक्स्ट बात करेंगे, नेक्स्ट है यहाँ पे पूछा जा सकता है कि जहांगीर के दरबार में और कौन व्यक्ति आए थे, कौन कौन? तो थॉमस रो आया था 1615 में। इसके अलावा निकोलस डाउंटन आया था, विलियम फिंच आया था, एडवर्ड टेरी आया था, फ्रांसिस्को पेल्सर्ट आया था, पेत्रा देला आया था और थॉमस कोरियात आए थे। तो इतने लोग आए थे। पूछा जा सकता है इनमें से कौन व्यक्ति नहीं आया था? तो इतने जरूर आए थे, इतना याद रखिएगा। और जरूरी नहीं है कि सिर्फ इन्हीं के दरबार में आए हों, इसके बाद वाले किसी शासक के भी दरबार में आ सकते हैं, शाहजहां के दरबार में भी आ सकते हैं। तो इनमें आए थे, इतना याद रखना है अभी।
नेक्स्ट यहाँ पर फर्रुखसियर ने 1713 में जजिया कर को हटाया था, 1713 में हटाया और 1717 में पुनः लगा दिया था। तो पूछा जाता है कि किस मुगल बादशाह ने जजिया कर को पुनः लगाया था, तो फर्रुखसियर था। इसके बाद अंतिम में जो मोहम्मद शाह रंगीला था, मोहम्मद शाह रंगीला ने जयसिंह के कहने पर हमेशा के लिए जजिया कर को हटा दिया था। तो अंतिम रूप से जजिया कर को किसने हटाया था, ये पूछा जाता है मोहम्मद शाह रंगीला ने। नेक्स्ट बात करेंगे अण्णा आसफ अली किस आंदोलन से संबंधित है, तो भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित है। 1942 का ये आंदोलन था और ये कब हुआ था आंदोलन, तो 9 अगस्त 1942 को हुआ था। और इसी आंदोलन के शुरू होने के पहले बम्बई के ग्वालियर टैंक से शुरू हुआ था। तो वहां पर जो झंडा फहराया था जिन्होंने, वो अण्णा आसफ अली थी। इन्होंने ये झंडा फहराकर इस आंदोलन की अगुवाई की थी। भारत छोड़ो आंदोलन की और जो प्रमुख महिलाएं, इनके नाम पूछे जाते हैं, निम्न में से कौन सी महिला भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित है, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो कनकलता बरुआ है, कल्पना दत्त है। कल्पना दत्त चटगांव लूट में भी शामिल थी, जो आईएनए के द्वारा लूट की गई थी। जो सूर्यसेन का जो चटगांव हमला था उसमें भी ये कल्पना दत्त थी। राजकुमारी अमृत कौर, ये पंजाब की राजकुमारी थी, ये भी इसमें शामिल थी। अनुसुईया बाले भी इसमें एक्टिव थी भारत छोड़ो आंदोलन में महाराष्ट्र से। सरोजनी नायडू को तो गिरफ्तार भी किया गया था, आगा खां पैलेस में इन्हें कैद किया गया था। आगा खां पैलेस में ही महात्मा गांधी भी थे, कस्तूरबा गांधी भी थी, सरोजनी नायडू भी यहीं पर कैद थी। तो जैसे ही शुरू हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन, तुरंत ही सबको 0 आवर के तहत गिरफ्तार किया गया था, उसी में इनको भी किया गया था। कमला देवी चट्टोपाध्याय इसमें थी भारत छोड़ो आंदोलन में। मीराबेन थी, इनको भी आगा खां पैलेस में रखा गया था। उषा मेहता थी, इन्होंने अंडरग्राउंड होकर रेडियो का संचालन किया था। ये नाम पूछा जाता है कि रेडियो संचालन उस दौरान किसने किया था, तो उषा मेहता ने किया था। सुचेता कृपलानी भी इसमें एक्टिव थी। तो ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि भारत छोड़ो आंदोलन में थे। नेक्स्ट बात करेंगे पुस्तक और लेखक। तो मदर इंडिया की लेखक कौन है, लेडी कैथरीन मेयो। फ्रीडम एट मिडनाइट की लेखक लॉरी कॉलिंस एंड डोमिनिक लापियरे। लॉरी कॉलिंस और डोमिनिक लापियरे जो है फ्रीडम एट मिडनाइट के लेखक हैं। गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन राजा राम मोहन राय ने लिखी थी। डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट है मुस्लिम लीग का जो लाहौर वाला अधिवेशन था 1940 में हुआ था, इसके अध्यक्ष कौन थे, तो मोहम्मद अली जिन्ना थे। इसी में ही ऑफिशियली जो मुस्लिम अलग राज्य की मांग की गई थी, पाकिस्तान की मांग की गई थी, वो लाहौर अधिवेशन मुस्लिम लीग के 1940 में ही की गई थी। अगर पूछा जाए पहली बार पाकिस्तान शब्द की बात किसने की थी, शब्द कौन लाया था, तो रहमत अली, चौधरी रहमत अली। नेक्स्ट है भारत छोड़ो प्रस्ताव किसने पेश किया था, तो 8 अगस्त 1942 को प्रस्ताव पेश किया गया था। तो कहने पे तो किया गया था गांधी जी ने कहा था भारत छोड़ो आंदोलन चलाना है, लेकिन ये प्रस्ताव किसने पेश किया था, तो जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया था 8 अगस्त 1942 को। उन्हीं के द्वारा ये पूरा प्रारूप तैयार किया गया था। आंदोलन का प्रारंभ 9 अगस्त 1942 से हुआ था और गांधी जी ने इसमें करो या मरो का नारा भी दिया था। तो ये चीजें कुछ इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बात करेंगे तिनकटिया प्रथा क्या थी, तो 3/20 भाग पर नील की खेती के लिए किसानों को मजबूर किया गया था तिनकटिया प्रथा के तहत। और इसी के बाद इसी को हटाने के लिए चंपारण सत्याग्रह गांधी जी के द्वारा 1917 में किया गया था। और चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी के साथ कौन कौन गए थे पूछा जाता है, तो राजेंद्र प्रसाद गए थे, मजहूरुल हक गए थे, जेबी कृपलानी गए थे, अनुग्रह नारायण सिन्हा गए थे। तो ये नाम अक्सर इन्हीं में से पूछ लिया जाता है, इन्हीं में से कोई ना कोई जरूर रहता है ऑप्शन में। तो गांधी जी के साथ इतने लोग गए थे चंपारण बिहार में। नेक्स्ट बात करेंगे कराची अधिवेशन कब हुआ था, तो 1931 में हुआ था कांग्रेस का कराची अधिवेशन। और इसी में गांधी जी ने कहा था कि गांधी मर सकते हैं परंतु गांधीवाद नहीं। इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। कराची अधिवेशन के बारे में एक और चीज इंपॉर्टेंट है कि इसी में मौलिक अधिकार का मसौदा इसी में पेश किया गया था। और ये मसौदा मौलिक अधिकार वाला पेश किसने किया था, जवाहरलाल नेहरू ने। नेक्स्ट बात करेंगे डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी की स्थापना कब की गई थी, 1884 में। जो प्रमुख व्यक्ति थे उसके वी चिपलुंकर थे, गोपाल गणेश आगरकर थे और बाल गंगाधर तिलक भी इसमें शामिल थे। मेन जो यहाँ पर इंसान है वो है बी चिपलुंकर। बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक किसने कहा था, तो क्योंकि गरम दल से संबंधित थे बाल गंगाधर तिलक, बाल पाल जो कहा जाता है, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल और लाला लाजपत राय को कहा जाता है। और ये सभी गरम दल के नेता थे। इनको कहा था भारतीय शांति का जनक वेलेंटाइन शिरोल ने। इन्होंने जो पत्र निकाले थे प्रमुख वो थे केसरी मराठी भाषा का दैनिक अखबार था। ये दैनिक और साप्ताहिक इसमें देख लीजिएगा। केसरी दैनिक आता था मराठी भाषा में और मराठा जो अखबार था वो साप्ताहिक था और अंग्रेजी भाषा में आता था। नाम था मराठा लेकिन अंग्रेजी में आता था। नेक्स्ट बात करेंगे युगांतर पत्रिका पूछी जाती है, विपिन चंद्र पाल की है। संध्या जो है वरिंद्र कुमार घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त की है। काल जो है ये ब्रह्म बांधव उपाध्याय की है। अगला यहाँ पर आजाद हिंद फौज के सिपाहियों पर जो 1945 में कहाँ पे मुकदमा चला था, तो लाल किले में मुकदमा चलाया गया था। इसको लाल किला मुकदमा भी कहा जाता है। इसके अलावा इसमें जो 3 अधिकारी थे जिन पर यह मुकदमा चला था मुख्य रूप से,
वो थे गुरु बख्श सिंह। ये सिख व्यक्ति थे। पूछा जा सकता है कि सिख और हिंदू और मुस्लिम तीनों किस में शामिल थे, किस मुकदमे में, तो लाल किला मुकदमे में शामिल थे गुरु बख्श सिंह। प्रेम कुमार सहगल हिंदू थे और शहनवाज खान जो है ये मुस्लिम थे। तो इतने लोग यहाँ पर जो मेन व्यक्ति थे इन्हीं अधिकारियों पर चला था। और इनकी पैरवी किसने की थी? जो प्रमुख वकील थे, वकीलों के अध्यक्ष थे भूलाबाई देसाई। भूलाबाई देसाई प्रमुख व्यक्ति थे। इसके अलावा जवाहरलाल नेहरू ने भी वकालत की थी यहाँ पर, तेज बहादुर सप्रू ने भी बचाव के लिए वकालत की थी, के.एन. काटजू ने भी की थी। सभी के नाम इसमें इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बात करेंगे 1937 के चुनाव में मंत्रिमंडल गठन के 28 महीने बाद ही कांग्रेस ने इस्तीफा दे दिया था। 1937 में जब चुनाव हुआ था उसके बाद 22 अक्टूबर 1939 में ही इस्तीफा दे दिया था सभी कांग्रेस के मंत्रियों ने। क्यों दिया था? क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध में बिना भारतीयों की इजाजत के जो भारतीयों को शामिल कर लिया गया था, ब्रिटिश राज ने घोषणा कर दी थी कि हम द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल हैं। तो इसी के विरोध में ये कांग्रेस मंत्रियों ने इस्तीफा दिया था 22 अक्टूबर 1939 को। लेकिन इसी की खुशी में मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया था। तो ये मुक्ति दिवस मुस्लिम लीग द्वारा कब मनाया गया था? तो 22 दिसंबर 1939 को। 22 दिसंबर 1939 को। नेक्स्ट बात करेंगे कलकत्ता, बंबई और मद्रास का जो उच्च न्यायालय था उसकी स्थापना कब की गई थी? तो तीनों की 1861 में। राइटर्स बिल्डिंग कहां पर स्थित है? तो पश्चिम बंगाल का पहले सचिवालय हुआ करता था, राइटर्स बिल्डिंग। जलियांवाला बाग हत्याकांड ये 13 अप्रैल 1919 में हुआ था और इसके विरोध में किसने किसने क्या किया था? तो शंकरन नायर ने वायसराय की कार्यकारिणी से इस्तीफा दे दिया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, किसने इस्तीफा दिया था? वायसराय की कार्यकारिणी से शंकरन नायर ने। इसके अलावा इसके विरोध में जो हत्याकांड हुआ था, इसके विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि को त्याग दिया था। तो पूछा जाता है किसने क्या किया था? तो ये दोनों चीज इंपॉर्टेंट है। नाइटहुड में जो सर की उपाधि दी जाती है, तो सर रविंद्रनाथ टैगोर, सर हटा दिया था इन्होंने। नेक्स्ट बात करेंगे 2014 वाला पेपर। बंगाल विभाजन कब हुआ था? 1905 में। किस गवर्नर जनरल के टाइम पे? तो लॉर्ड कर्जन के टाइम पे। लेफ्टिनेंट गवर्नर इसमें पूछा गया था कौन था? तो एंड्रूज फ्रेजर था। एंड्रूज फ्रेजर जो है उस टाइम पे लेफ्टिनेंट गवर्नर था। बंगाल विभाजन की घोषणा कब की गई थी? तो 19 जुलाई 1905 में। देखिए तीनों यहाँ पर डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। 19 जुलाई 1905 में घोषणा की गई थी। और इसके विरोध में स्वदेशी आंदोलन की जो घोषणा की गई थी भारतीयों के द्वारा, वो कब की गई थी? तो ये की गई थी 7 अगस्त 1905 में। बंगाल विभाजन की घोषणा 19 जुलाई और स्वदेशी आंदोलन की घोषणा 7 अगस्त 1905 को। और बंगाल विभाजन जो प्रभावी हो गया था, ये लग गया था पूरा, मतलब बंगाल विभाजित हो गया था, तो ये 16 अक्टूबर 1905। ये तीनों डेट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अरेंज करने को भी पूछी जा सकती है। और 16 अक्टूबर को ही रविन्द्रनाथ टैगोर जी के कहने पर राखी दिवस के रूप में मनाया गया था। लोगों ने एक दूसरे को राखी बांधी थी, क्योंकि यहाँ पे जो मेन उद्देश्य था लॉर्ड कर्जन का, वो था लोगों को डिवाइड करना, मुस्लिम हिंदू को सबको डिवाइड करना। तो ये इसीलिए हुआ था बंगाल विभाजन। नेक्स्ट बात करेंगे सविनय अवज्ञा आंदोलन से जुड़े जो ब्रिटिश पत्रकार थे वो कौन थे? तो H.W. नेविल्सन थे। और ये स्वदेशी आंदोलन से भी जुड़े थे, प्रथम विश्व युद्ध से भी संबंधित थे। तो H.W. नेविल्सन जो है ब्रिटिश पत्रकार थे, ये याद रखना है। अंतिम अधिवेशन जिसमें बाल गंगाधर तिलक ने भाग लिया था वो कौन सा अधिवेशन था? तो अमृतसर अधिवेशन था, 1919 में हुआ था। और इस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? मोतीलाल नेहरू। इसी अधिवेशन में अंतिम बार बाल गंगाधर तिलक ने भाग लिया था और उसके बाद इनकी मृत्यु हो गई थी 1 अगस्त 1920 को। जिस दिन असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था उसी दिन इनकी मृत्यु हो गई थी 1 अगस्त 1920 को। अगला यहाँ पे बात करेंगे महात्मा गांधी ने अपनी पुस्तक जो हिंद स्वराज है उसमें ब्रिटिश पार्लियामेंट को बांझ और वेश्या कहा है। तो पूछा जा सकता है कि कहां पर बांझ और वेश्या कहा गया है? तो हिंद स्वराज पुस्तक में महात्मा गांधी की। और ये हिंद स्वराज उन्होंने तब लिखी थी जब वो इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका जा रहे थे, तो जहाज पर उन्होंने लिखी थी हिंद स्वराज पुस्तक। जलियांवाला बाग हत्याकांड में कांग्रेस जांच समिति की रिपोर्ट का प्रारूप लिखने के लिए किसको सौंपा गया था? तो गांधी जी को सौंपा गया था। इसके अलावा इन्होंने लिखा नहीं था वैसे, लेकिन समिति के अन्य सदस्य कौन कौन थे? तो C.R. दास थे, अब्बास तैयब जी थे, मोतीलाल नेहरू थे, P. जयकर थे। तो इन लोगों ने लिखा था, मुख्यतः P. जयकर वगैरह ने। लेकिन गांधी जी को यहाँ पर मेन हेड बनाया गया था जलियांवाला बाग हत्याकांड की समिति की रिपोर्ट लिखने वाले में। नेक्स्ट बात करेंगे मुसलमानों में शौकत अली ने गांधी जी के साथ बाल गंगाधर तिलक की अर्थी उठाई थी। तो पूछा गया था कि बाल गंगाधर तिलक की अर्थी किसने गांधी जी के साथ मिलकर उठाई थी? तो शौकत अली ने। किस मुस्लिम ने उठाई थी? तो शौकत अली ने, ये क्वेश्चन था। नेक्स्ट बात करेंगे और बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु कब हुई थी? 1 अगस्त 1920 को। इंडियन ओपिनियन के प्रथम संपादक कौन थे? तो मनसुख लाल नजर। बाद में इंडियन ओपिनियन के गांधी जी भी संपादक बने थे और ये अफ्रीका से ही आती थी, अफ्रीका से प्रकाशित होती थी इंडियन ओपिनियन। किस किस भाषा में प्रकाशित होती थी ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है? तो गुजराती में, हिंदी, तमिल और अंग्रेजी। गुजराती, हिंदी, तमिल और अंग्रेजी। अक्सर ऑप्शन में उर्दू भाषा रहती, तो उर्दू में प्रकाशित नहीं होती थी। दादा भाई नौरोजी के बारे में कुछ चीजें। 1825 में इनका जन्म हुआ था, 1917 में इनकी मृत्यु हुई थी। एल्फिंस्टन कॉलेज बंबई में गणित और भौतिकी के प्रोफेसर भी रह चुके थे।
1867 में 1867 में इन्होंने ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की थी और 1885 से लेकर 88 तक ये मुंबई विधानसभा के सदस्य रहे थे। 1892 में ये ब्रिटिश पार्लियामेंट के सदस्य निर्वाचित हुए थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 1892 में ये ब्रिटिश पार्लियामेंट के सदस्य निर्वाचित हुए थे और पूरे एशिया के पहले ऐसे सदस्य थे जो ब्रिटिश पार्लियामेंट में सदस्य बने थे। किस पार्टी की तरफ से? तो लिबरल पार्टी की तरफ से। और 3 बार ये कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके थे, 1886 में, 86 में और 1893 में, 1906 में। रफ्त गुफ्तार इनकी एक पत्रिका पत्र था जो कि गुजराती भाषा में प्रकाशित होता था। गुजराती का था ये, गुजराती भाषा में रफ्त गुफ्तार। नेक्स्ट बात करेंगे संस्कृत के एक विद्वान के रूप में तिलक में मेरी दिलचस्पी है, ये किसका कथन था? तो मैक्स मूलर का ये कथन था। जब तिलक को गिरफ्तार किया गया था उसी टाइम पे इन्होंने ऐसा बोला था। अगर पूछा जाए सबसे पहले जो पत्रकारिता के क्षेत्र में सबसे पहले किसको गिरफ्तार किया गया है तो ये बाल गंगाधर तिलक को ही किया गया था। नेक्स्ट बात करेंगे कांग्रेस के मंच से पहली बार स्वराज शब्द कहां पर प्रयोग किया गया था? तो कलकत्ता अधिवेशन में 1906 में। अध्यक्षता किसने की थी? तो अध्यक्षता की थी दादा भाई नौरोजी ने। अगर पूछा जाए स्वराज शब्द दिया किसने था सबसे पहले तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था और यूज हुआ था पहले कलकत्ता अधिवेशन में। नेक्स्ट है यहाँ पर रॉलेट अधिनियम कब पास हुआ था? तो फरवरी 1919 में हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919। अमृतसर अधिवेशन हुआ था नवंबर 1919 में और बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हुई थी 1 अगस्त 1920 में। तो ये सभी अरेंज करने को आ सकता है। पहले रॉलेट अधिनियम पास हुआ, फिर जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, फिर अमृतसर अधिवेशन हुआ, फिर बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु। पुस्तक और लेखक मैच करने को तो यहाँ पे इंडियन स्ट्रगल के लेखक एस.सी. बोस है, सुभाष चंद्र बोस। पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया ये दादा भाई नौरोजी की पुस्तक है। इंडिया डिवाइडेड ये राजेंद्र प्रसाद की है। इंडिया फ्रॉम कर्जन टू नेहरू एंड आफ्टर ये दुर्गा दास की पुस्तक है। ये सभी मैच करने को था, यही इनका जो सुमेल है। विनोबा भावे किससे संबंधित है? तो व्यक्तिगत सत्याग्रह से जो कि 1940 में शुरू हुआ था। बाल गंगाधर तिलक होम रूल लीग से संबंधित है, 1916 में आई थी होम रूल लीग और इसमें होम रूल लीग से संबंधित 2 व्यक्ति हैं, एक बीजी तिलक थे। इनकी वाली होम रूल लीग जो है वो अप्रैल में आई थी, पहले इनकी वाली आई थी बाल गंगाधर तिलक की, उसके बाद जो है सितंबर में आई थी एनी बेसेंट की। तो दोनों अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग एरियाज में थे। जो एनी बेसेंट वाली थी मुख्यतः मद्रास वाले एरिया में थी और पूरे भारत में ज्यादा जो छाई हुई थी वो एनी बेसेंट वाली ही थी पहले, लेकिन बीजी तिलक की आई थी। अरुणा आसफ अली ये भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित थी 1942 से और सरोजनी नायडू जो है धर्सना रेड में काफी एक्टिव थी। धर्सना रेड जो कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान हुई थी 1930 में। काकोरी ट्रेन एक्शन ये कब हुआ था? तो 9 अगस्त 1925 में हुआ था, सहारनपुर से लखनऊ जाने वाली ट्रेन में। और इसमें जो वकील थे, जितने अभियुक्त थे उनके वकील कौन कौन थे? तो गोविंद बल्लभ पंत थे और मोतीलाल नेहरू थे। हालांकि फांसी भी दी गई यहाँ पे, किसको किसको फांसी हुई? तो राजेंद्र लाहिड़ी की हुई थी गोंडा में फांसी। किसको कहाँ फांसी हुई? मैचिंग में बहुत आता है। राजेंद्र लाहिड़ी गोंडा में, राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर में दी गई थी, अशफाक उल्लाह खां को फैजाबाद में, रोशन सिंह को इलाहाबाद में। नेक्स्ट बात करेंगे द मैन हु डिवाइडेड इंडिया। इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो रफीक जकारिया। फांसी से पहले किसने कहा था कि अब मैं केवल अपनी माँ का दूध लूंगा? जब उनको दूध दिया जा रहा था तब उन्होंने कहा मैं केवल अपनी माँ का दूध लूंगा। तो ये राम प्रसाद बिस्मिल ने कहा था। इनको फांसी कहाँ दी गई थी? तो गोरखपुर में। अगला यहाँ पर गांधी इरविन समझौता जो कि 5 मार्च 1931 को हुआ था, इसको सांत्वना पुरस्कार किसने कहा था? तो ये एलन कैम्पबेल जॉनसन ने कहा था कि गांधी इरविन समझौता जो है एक तरह का गांधी जी को सांत्वना दी गई है इसमें। इसी के बाद गांधी इरविन समझौते के बाद गांधी जी को द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेना पड़ा था और बहुत सारी ऐसी चीजें हुई थी। जो समझौता हुआ था इसमें पूरी तरह से भारत के पक्ष में नहीं था, बहुत अंग्रेजों के पक्ष में टोटली ये फैसला था गांधी इरविन समझौता। द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट इसके लेखक कौन है? श्यामजी कृष्ण वर्मा। बंदी जीवन के सचिंद्र सान्याल। दी ड्रीम लैंड के लेखक कौन है? तो लाला रामचरण दास। द ड्रीम लैंड के लेखक लाला रामचरण दास। द फिलोसफी ऑफ बम के लेखक कौन है? भगवती चरण वोरा। नेक्स्ट बात करेंगे 1947 में गोविंद बल्लभ पंत द्वारा पेश माउंट बेटन प्रस्ताव जो था, भारत विभाजन का ये एक मूल रूप था। ये माउंट बेटन प्रस्ताव के तहत ही भारत का विभाजन हुआ था। तो इसका समर्थन किसने किया था? ये पेश किसके द्वारा किया गया था? तो गोविंद बल्लभ पंत के द्वारा इसको पेश किया गया था कांग्रेस के सामने, कांग्रेस के मंच पर। और इसका जो समर्थन किया था यहाँ पर अबुल कलाम आजाद ने। ये अबुल कलाम आजाद ही क्यों दिया है? काफी लोगों ने इसका समर्थन किया था क्योंकि अबुल कलाम आजाद जो थे ये हमेशा से इसके खिलाफ थे, भारत विभाजन के खिलाफ थे। लेकिन इसमें जब यहाँ पे पेश किया गया 1947 में इसको, तब इन्होंने इसका मतलब विरोध नहीं किया। ये मतदान में उपस्थित भी नहीं थे, मतदान से अनुपस्थित थे और इन्होंने पूरी तरह से समर्थन भी नहीं किया, विरोध भी नहीं किया। अभी तक जो एकदम डटे थे कि भारत का विभाजन नहीं होगा, यहाँ पे इसको एग्री माना गया और ये पास हो गया था प्रस्ताव। आगे बात करेंगे
भारतीय स्वाधीनता विधेयक को ब्रिटिश संसद में पेश कब किया गया था? तो 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में पेश किया गया था भारतीय स्वतंत्रता विधेयक को। और ये क्राउन की स्वीकृति कब मिली थी? जो वहां के राजा थे उनकी स्वीकृति कब मिली थी? 18 जुलाई 1947 को। दोनों डेट यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। विधेयक पेश किया गया 4 जुलाई 1947 को, उसके बाद 18 जुलाई 1947 को क्राउन की स्वीकृति मिली। आगे बात करेंगे, कराची अधिवेशन कब हुआ था? 1931 में। इसमें महात्मा गांधी को लोकप्रियता और सम्मान की पराकाष्ठा किसने कहा था? कराची अधिवेशन को महात्मा गांधी की लोकप्रियता और सम्मान की पराकाष्ठा सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। विभाजन प्रस्ताव पारित होने पर किसने इसे राष्ट्रवाद का संप्रदायवाद के पक्ष में समर्पण कहा था? तो डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू ने कहा था। सैफुद्दीन किचलू बिल्कुल नहीं चाहते थे कि भारत का विभाजन हो, और यही गिरफ्तार हुए थे जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। तो इन्होंने ही, इनका ही कथन है राष्ट्रवाद का संप्रदायवाद के पक्ष में समर्थन। बाद में इन्होंने कांग्रेस को छोड़ भी दिया था। नेक्स्ट बात करेंगे 2015 का पेपर। हाली व्यवस्था का संबंध किससे है? तो बधुआ मजदूरी से है, और ये कपिल राज जनजाति हुआ करती थी। गुजरात में बारदोली में जनजाति थी जो कि हाली व्यवस्था में फंसी हुई थी। तो यहीं पे गए थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, वहां पे बारदोली सत्याग्रह हुआ था 1928 में, और उसके बाद बाल गंगाधर तिलक को सरदार की उपाधि भी दी गई थी, गांधी जी ने दी थी वहां की महिलाओं की तरफ से। नेक्स्ट बात करेंगे, अखिल भारतीय किसान सभा के संस्थापक अध्यक्ष कौन थे? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती थे। 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना हुई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार समाप्त हो गया था कब? तो 1813 के चार्टर के द्वारा, लेकिन चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर। 1813 में चाय और चीन के व्यापार को छोड़कर सभी एकाधिकार समाप्त हो गए थे। चाय और चीन के साथ भी कब समाप्त हो गया? तो 1833 के चार्टर में। इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना किसने की थी? तो अवनींद्रनाथ टैगोर ने की थी 1907 में। अवनींद्रनाथ टैगोर 1907। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो व्योमेश चंद्र बनर्जी थे, WC बनर्जी। और पहले अधिवेशन में कितने प्रतिनिधि शामिल हुए थे? तो 72 प्रतिनिधि इसमें शामिल थे। हावड़ा षड्यंत्र प्रकरण जो है कब हुआ था? तो 1910 में हुआ था। विक्टोरिया षड्यंत्र कब हुआ था? 1914 में। सबका बस ईयर याद रखना है। लाहौर षड्यंत्र प्रकरण कब हुआ था? तो 1916 से 1931 के बीच में मुख्यतः हुआ था। ऑप्शन में ये था, लेकिन मुख्य रूप से अगर लाहौर षड्यंत्र पूछा जाए तो 1929 में हुआ था। 1929 से लेकर 1933 तक, 1929 से 1933 तक मुख्यतः हुआ था लाहौर षड्यंत्र। और इसमें जो है जूनियर अधिकारी जो जॉन सैंडर्स थे उनकी हत्या की गई थी। उनको भगत सिंह वगैरह ने मिलकर उनको मारा था, तो इसी को लाहौर षड्यंत्र कहा जाता है। हालांकि वो मारना चाहते थे, जो जलियांवाला बाग में जो सैंडर्स था उसको मारना चाहते थे, लेकिन किसी और को मार दिया था इसमें, लेकिन इसको षड्यंत्र के नाम से जाना जाता है। काकोरी षड्यंत्र प्रकरण ये कब हुआ था? तो 1925 में हुआ था। ये वही है काकोरी ट्रेन एक्शन। नेक्स्ट है एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना कब हुई थी? 1784 में। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बॉम्बे की स्थापना 1804 में हुई थी। रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ ब्रिटेन की स्थापना 1813 में हुई थी। लैंड होल्डर सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 1838 में हुई थी। अगला है यहाँ पर, स्वामी विवेकानंद ने पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड्स रिलीजन वाला जो धर्म वाली धर्म सभा थी उसमें कब भाग लिया था स्वामी विवेकानंद ने? तो 1893 में, 1893 में। अभिनव भारत का गठन कब किया गया था? 1905 में। वीडी सावरकर और जो उनके भाई थे गणेश सावरकर वगैरह, उन्होंने मिलकर महाराष्ट्र में इसका गठन किया था अभिनव भारत का। सिर्फ द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में 1931 में गांधी जी ने भाग लिया था। गांधी जी के साथ कौन कौन गए थे? तो सरोजनी नायडू, महादेव देसाई, मदन मोहन मालवीय, एनी बेसेंट, ये सभी इनके साथ थे। और इन्हीं के नाम पूछे जाते हैं, ऑप्शन में हमेशा यही रहते हैं, सरोजनी नायडू, महादेव देसाई, मदन मोहन मालवीय और एनी बेसेंट। नेक्स्ट बात करेंगे, तीनों गोलमेज सम्मेलन में कौन कौन व्यक्ति शामिल थे, उनके नाम पूछे जाते हैं। तो BR अम्बेडकर शामिल थे, दलित वर्ग की तरफ से इन्होंने दलित वर्ग का प्रतिनिधित्व किया था। तेज बहादुर सप्रू इसमें शामिल थे, उदारवादियों का प्रतिनिधित्व इन्होंने किया था। बेगम जहां आरा शाहनवाज भी इसमें तीनों गोलमेज सम्मेलन में शामिल थी और महिलाओं का नेतृत्व इन्होंने किया था। आगे यहाँ पर कांग्रेस ने पहली बार भारतीय रियासतों के प्रति अपनी नीति घोषित की थी किस अधिवेशन में? तो नागपुर अधिवेशन में घोषित की थी 1920 में। और इसके अध्यक्ष कौन थे? वी राघवाचारी। राजा जनता के लिए है, जनता राजा के लिए नहीं है, ये किसका कथन था? तो दादा भाई नौरोजी का। आनंद मठ का कथानक जो है किस पर आधारित है? तो सन्यासी विद्रोह पर आधारित है। किसकी ये पुस्तक है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी की ये पुस्तक है। नेक्स्ट है मोतीलाल नेहरू, इन्होंने नेहरू रिपोर्ट पेश की थी, इनका संबंध नेहरू रिपोर्ट से 1928 में की थी। महात्मा गांधी जो है चंपारण आंदोलन से संबंधित है, 1917 में हुआ था। सुभाष चंद्र बोस फॉरवर्ड ब्लॉक से संबंधित है, 1939 में इसका गठन किया गया था। ऐसे जीना का संबंध किससे? मुस्लिम लीग से। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी। 2016 का पेपर अब, खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? तो मोहम्मद
मौलाना मोहम्मद अली और शौकत अली मेन जो थे प्रमुख, ये अली बंधु थे। इसके अलावा अन्य जो प्रमुख व्यक्ति थे वो थे हजरत मोहानी, अबुल कलाम आजाद, ये भी खिलाफत आंदोलन से संबंधित व्यक्ति थे। इसके अलावा गांधी जी ने भी इस आंदोलन का सपोर्ट किया था। देवबंद आंदोलन ये संयुक्त प्रांत का आंदोलन है, 1866 में हुआ था। सहारनपुर एरिया में है ये देवबंद। इसके प्रमुख नेता कौन थे? तो मोहम्मद कासिम ननौतवी और रशीद अहमद गंगोही। कासिम ननौतवी और रशीद अहमद गंगोही। स्वराज पार्टी का गठन कब हुआ था? 1923 में सीआर दास और मोतीलाल नेहरू ने मिलकर किया था। ये अध्यक्ष थे, ये सचिव थे। डलहौजी नीति का प्रथम शिकार कौन बना था? तो सतारा को सबसे पहले डलहौजी नीति के तहत विलय किया गया था 1848 में। जैतपुर और संबलपुर को 1849 में, बघाट को 1850 में, उदयपुर को 1852 में, झांसी को 1853 में, नागपुर को 1854 में। सबसे पहले सतारा को 1848 में। नेक्स्ट है लाल कुर्ती या फिर रेड शर्ट आंदोलन। ये खान अब्दुल गफ्फार खान ने चलाया था। इनको सीमांत गांधी भी कहा जाता है। 1919-20 में ये आंदोलन चलाया गया था। जलियांवाला के बाद नाइटहुड की जो उपाधि थी उसको किसने त्यागा था? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने। डीके कर्वे का संबंध किससे है? तो महिला कल्याण के लिए उन्होंने काफी काम किया था, बाल विवाह को रोकने के लिए, विधवा विवाह करवाने के लिए। नेक्स्ट बात करेंगे, इन्होंने विधवा आश्रम संघ की भी स्थापना की थी और 1958 में इनको भारत रत्न भी मिला था। ये चीज याद रखना, डीके कर्वे को 1958 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। पहला महिला विश्वविद्यालय SNDT महिला विश्वविद्यालय की स्थापना भी डीके कर्वे ने की थी। आगे बात करेंगे, प्रथम कर्नाटक युद्ध में जो लास्ट में जो संधि हुई थी वो कौन सी थी? तो एक्सला-चैपल संधि। द्वितीय कर्नाटक युद्ध में पांडिचेरी की संधि। तृतीय कर्नाटक युद्ध में पेरिस की संधि हुई। जितने भी युद्ध और संधियां हैं उसके लिए एक अलग वीडियो है, 20-25 मिनट का वो वीडियो जरूर देख लीजिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट युद्ध संधियां सब उसी में है। प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है, वहां से जाके देख सकते हैं। और वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दिया करिए, कमेंट वगैरह, जिससे मुझे पता चले कि आपको पसंद आ रहा है या नहीं। 2017 का पेपर अब हेक्टर मुनरो जो है किससे संबंधित है? तो बक्सर के युद्ध से 1764 में हुआ था बक्सर का युद्ध। लॉर्ड हेस्टिंग जो है आंग्ल नेपाल युद्ध से संबंधित है, 1814 से 16 के बीच में हुआ था ये आंग्ल नेपाल युद्ध। और 1816 में एक संधि हुई थी नेपाल के साथ, सुगौली की संधि। ये सुगौली की संधि इंपॉर्टेंट है। फिर लॉर्ड कॉर्नवालिस, ये तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध से संबंधित है, जो कि 1790 से 92 में हुआ था। लॉर्ड वेलेजली जो है चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध से संबंधित है, 1799 में हुआ था चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध वेलेजली के टाइम पे। और चतुर्थ वाले में ही जो टीपू सुल्तान था उसकी मृत्यु हुई थी। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध भी इसी के टाइम पे हुआ था, वेलेजली के टाइम पे, 1803 से 1806 के टाइम पे। इसके अलावा लॉर्ड हेस्टिंग जो है तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध से संबंधित था, 1817 से 1818। नेक्स्ट बात करेंगे, लॉर्ड हेस्टिंग देखिए कौन कौन सी युद्ध से? आंग्ल नेपाल युद्ध से भी संबंधित है और तृतीय आंग्ल मराठा से भी संबंधित है। ये सभी युद्ध संधियां आपको उसी वीडियो में क्लियर हो जाएगा बिल्कुल। तो चलिए अगला है, लॉर्ड मैकाले का कथन था, एक कंपनी एक असंगति है परंतु यह उस व्यवस्था का भाग है जहां सब कुछ ही असंगत है। तो ये किसने कहा था? मैकाले ने, जो कि अंग्रेजी शिक्षा के लिए जाना जाता है। विधि का पहला अधिकारी भी ये था मैकाले। नेक्स्ट यहाँ पर पावना विद्रोह कब हुआ था? 1873 में। दक्कन किसान विद्रोह 1875 में। सन्यासी विद्रोह 1763 से सन 1800 तक। कोल विद्रोह जो है 1831 से 32 तक। ये विद्रोह सब बहुत इंपॉर्टेंट है और ये प्लेलिस्ट में ही आपको मिल जाएगा, जो हिस्ट्री का 2 वीडियो है, पार्ट 1 पार्ट 2, उसमें सारे विद्रोह वगैरह सब कवर है। पहला यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, राजा राम मोहन राय ने 1826 में जूरी अधिनियम का विरोध किया था। ये जूरी अधिनियम का क्या था? तो यूरोपीय और जो भारतीय ईसाई हैं उनकी सुनवाई कोई भी हिंदू या मुसलमान न्यायाधीश नहीं कर सकते, ये अधिनियम का कहना था, जूरी अधिनियम का, जिसका राजा राम मोहन राय ने विरोध किया था। अगला यहाँ पर डचों की जो पहली फैक्ट्री लगी थी, कहां पर लगी थी? मसूलीपट्टनम में 1605 में। बाद में इसका जो मुख्यालय बना था डचों का वो नागपट्टनम बना था। डचों की जो अन्य फैक्ट्रियां थी कोचीन में, अहमदाबाद में, पटना, भड़ोच, सूरत, चिंसुरा, मछलीपट्टनम, ये सभी जगह पे लगी थी। अगला यहाँ पर केंद्रीय विधानसभा में स्वराज पार्टी का समर्थन किसने किया था? तो स्वराज पार्टी का गठन 1923 में हुआ था और ये कांग्रेस से अलग होकर स्वराज पार्टी बनी थी। इसका समर्थन किया था मोहम्मद अली जिन्ना ने। भारत सेवक मंडल, सर्वेंट्स जिसे कहते हैं सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, इसकी स्थापना 1905 में हुई थी। गोपाल कृष्ण गोखले ने इसकी स्थापना की थी पुणे में। अगला यहाँ पर भारत छोड़ो आंदोलन के समय कई जगह पे सरकारें बनी थी, 4 जगह पे समानांतर सरकारों का गठन किया गया था। तो तामलुक में बनी थी, तामलुक कहाँ है? मिदनापुर पश्चिम बंगाल में। तलचर उड़ीसा में बनी थी। बलिया उत्तर प्रदेश में बनी थी, चित्तू पांडे ने यहाँ पर बनाई थी, चित्तू पांडे का नाम इंपॉर्टेंट है। सतारा में बनी थी महाराष्ट्र में। तो ये 4 जगह पे समानांतर सरकार का गठन किया गया था भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। नेक्स्ट बात करेंगे, अगला है मेरठ षड्यंत्र मामले में गिरफ्तार लोगों के प्रति सहानुभूति रखने वाले प्रमुख व्यक्ति कौन थे? तो मेरठ षड्यंत्र हुआ था 1929 से 1933 के बीच में और इसमें जो सहानुभूति रखने वाले व्यक्ति थे अल्बर्ट आइंस्टाइन थे, H.G. वेल्स थे, हेराल्डी लास्की थे, रूजवेल्ट थे।
तो ये साम्यवादियों के प्रति इनका अच्छा रुझान था, मतलब मानते थे उनको, तो इसीलिए मेरठ षड्यंत्र में भी ये गिरफ्तारियों के प्रति इनकी सहानुभूति थी। आगे बात करेंगे, चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था। अहमदाबाद मिल कब हुआ था? 1918 में, लेकिन अहमदाबाद मिल पहले हुआ था, बाद में खेड़ा हुआ था, दोनों 1918 में ही हुआ था। खेड़ा और अहमदाबाद मिल दोनों 1918 में, पहले अहमदाबाद मिल फिर खेड़ा। फिर रॉलेट एक्ट के विरुद्ध जो सत्याग्रह हुआ था वो 1919 में हुआ था। अब 2018 का पेपर, नेतृत्वकर्ता और स्थान, तो संबलपुर में नेतृत्व किसने किया था? 1857 के विद्रोह की बात की जा रही है, जो मुख्यतः इंपॉर्टेंट है, यही दोनों इंपॉर्टेंट है और इन्हीं से पूरा क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। ये वाले जो दिए गए थे बस थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए। संबलपुर सुरेंद्र शाही, गंजाम जो है राधा कृष्ण दंड सेना, कश्मीर में गुलाब सिंह ने नेतृत्व किया था, लखनऊ में बेगम हजरत महल, इलाहाबाद में लियाकत अली। तो ये जो है कुछ ये छोटे छोटे नाम है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये वाला इंपॉर्टेंट है, इन्हीं से क्वेश्चन क्लियर हो जाते हैं। आगे बात करेंगे, वुड का घोषणा पत्र कब आया था? ये 1854 में आया था। जितने ये पत्र हैं, जितने आयोग है, ये सभी शिक्षा से संबंधित है। वुड घोषणा पत्र जो है इसमें प्राथमिक शिक्षा की बात की गई थी, इसको प्राथमिक शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, 1854 में आया था। इसके अलावा हंटर आयोग ये 1882 में गठित हुआ था, सैडलर आयोग 1917 में और सार्जेंट आयोग 1944 में। अगला है यहाँ पर अहोम विद्रोह कब हुआ था? तो 1828 में हुआ था अहोम विद्रोह। संथाल विद्रोह 1855-56 में, खासी विद्रोह जो है 1829 में, कोल विद्रोह 1831 में। अभिनव भारत समाज का गठन कब हुआ था? 1904 में वीडी सावरकर और गणेश सावरकर ने किया था। पूर्व नाम इसका था मित्र मेला। नेक्स्ट बात करेंगे, कांग्रेस को अत्यधिक अल्पसंख्यक का समूह किसने कहा था? लॉर्ड डफरिन ने कहा था, क्योंकि इसमें कम सदस्य थे स्टार्टिंग में, इसलिए लॉर्ड डफरिन जो है इसको अल्पसंख्यकों का समूह कहता था। नेक्स्ट है यहाँ पर 6 जून 1946 को मुस्लिम लीग ने कैबिनेट मिशन को पहले स्वीकार किया था, लेकिन संविधान सभा के चुनाव में कांग्रेस को 214 में से सामान्य सीटों में से 205 सीटें मिल गई थी और मुस्लिम लीग को 78 मुस्लिम सीटों में से 73 सीट ही मिली थी, 73 सीट ही मिली थी। टोटल 75% से भी कम सीट मिली थी मुस्लिम लीग को, इसलिए 29 जून 1946 को मुस्लिम लीग ने कैबिनेट मिशन की स्वीकृति अपनी वापस ले ली थी। पहले 6 जून को 1946 6 जून को इन्होंने स्वीकार किया था मुस्लिम लीग ने कैबिनेट मिशन को, लेकिन 29 जून को ही फिर से अस्वीकार कर दिया था। हालांकि बाद में वेबल ने कहा था, जो लॉर्ड वेबल था उस टाइम पे, उसने कहा था कि आप जो अंतरिम सरकार है उसमें शामिल हो जाओ, तो 13 अक्टूबर 1946 को ये लोग अंतरिम सरकार में शामिल हुए थे। नेक्स्ट बात करेंगे 2019 का पेपर, नेटिव मैरिज एक्ट 1872 में आया था, बाल विवाह को रोकने का इसका मुख्य उद्देश्य था। एज ऑफ कंसेंट एक्ट भी ऐसा ही था, बाल विवाह को रोकने के लिए 1891 में आया था। इसमें 12 साल से कम उम्र की लड़की के विवाह पर रोक लगाई गई थी। और जो एज ऑफ कंसेंट एक्ट आया था इसके बारे में पूछा जाता है किसके प्रयास से आया था, तो वीएम मालाबारी के प्रयासों से आया था। आगे बात करेंगे, पावना विद्रोह कब हुआ था? 1873 से 75 के बीच में। एका आंदोलन हुआ था 1921 से 22 के बीच में। हरदोई, बहराइच, सीतापुर ये उत्तर प्रदेश के हिस्से में था, इसलिए इंपॉर्टेंट है। संथाल विद्रोह 1855-56 में हुआ था। नेक्स्ट बात करते हैं, भारतीय जल सेना अधिनियम कब आया था? 1927 में। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में। सांप्रदायिक पंचायत जिसे कम्युनल अवार्ड भी कहा जाता है, ये 1932 में आया था, जो रैमजे मैकडोनाल्ड ने पेश किया था कम्युनल अवार्ड। नेक्स्ट बात करेंगे, फिरोज शाह मेहता जो कि एक उदारवादी नेता थे, फिरोज शाह मेहता, इनकी मृत्यु कब हुई थी? तो 5 नवंबर 1915 को, और ये एक अधिवेशन के अध्यक्ष रहे थे, कलकत्ता अधिवेशन 1890 के अध्यक्ष रहे थे। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919। साइमन कमीशन की नियुक्ति कब हुई थी? तो 8 नवंबर 1927 को। और साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो 3 फरवरी 1928 को। नियुक्ति 27 में हो गई थी, आया था 28 में। दांडी यात्रा 12 मार्च से 5 अप्रैल तक चली थी, उसके बाद 6 अप्रैल को सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ था। नेक्स्ट है यहाँ पर INA यानी आजाद हिंद फौज पर मुकदमा कहां पर चलाया गया? कौन सा मुकदमा चला था? तो लाल किले वाला मुकदमा दिल्ली में 1945 में। बंगाल एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना हुई थी 1784 में, विलियम जोन्स के द्वारा की गई थी। एक प्रमुख बहुत अच्छा विद्वान था, ये संस्कृत वगैरह जानता था। और इस टाइम पे गवर्नर कौन था जब बंगाल एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना हुई थी? तो वॉरेन हेस्टिंग था। वॉरेन हेस्टिंग भी विद्वान था। वॉरेन हेस्टिंग के समय पर ही चार्ल्स विल्किंस ने गीता और हितोपदेश का अंग्रेजी में अनुवाद किया था। विल्किंस ने किया था गीता और हितोपदेश का अनुवाद। नेक्स्ट बात करेंगे, भारतीय राष्ट्रीय जो पंचांग है शक संवत, इसको शक संवत को माना जाता है भारतीय राष्ट्रीय पंचांग। और ये शक संवत शुरू कब हुआ था? तो 78 ईस्वी में शुरू हुआ था, कनिष्क के राजरोहण के टाइम पे शुरू हुआ था। और इसको भारत में अपनाया कब गया था आजादी के बाद? तो 22 मार्च 1957 में इसको राष्ट्रीय पंचांग के रूप में अपनाया गया था, 22 मार्च 1957। नेक्स्ट है इलाहाबाद की प्रथम संधि, ये कब हुई थी? तो 12 अगस्त 1965 में हुई थी, शाह आलम द्वितीय और क्लाइव के बीच में, जो कि मुगल बादशाह था और क्लाइव के बीच में हुई थी।
इलाहाबाद की जो द्वितीय संधि है वो 16 अगस्त 1765 में हुई थी शुजाउद्दौला अवध के नवाब और क्लाइव के बीच में। मद्रास की संधि 1769 में हुई थी प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद में। मंगलौर की संधि 1784 में हुई थी द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद में। और उसके बाद श्रीरंगपट्टनम की संधि जो है 1792 में हुई थी तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद में। पहले वाले में हुई थी आंग्ल मैसूर में मद्रास, दूसरे में मंगलौर, तीसरे में श्रीरंगपट्टनम। नेक्स्ट बात करेंगे और चौथे में फिर टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती। 4 आंग्ल मैसूर युद्ध हुए थे। सालबाई की संधि 1782 में किस युद्ध के बाद में हुई थी? तो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के बाद में सालबाई की संधि हुई थी 1782 में। नेक्स्ट बात करेंगे सविनय अवज्ञा आंदोलन, ये 1930 में हुआ था। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931। पूना पैक्ट जो है 24 सितंबर 1932। क्रिप्स मिशन 23 मार्च 1942। अगला है कर्जन ने प्रांतीय सीमाएं बदली थी। पूर्वी बंगाल में असम को मिलाकर एक नया प्रांत बनाया था। पूर्वी और पश्चिमी बंगाल में इसने डिवाइड किया था पूरे बंगाल को। तो पूर्वी बंगाल में इसने असम को मिला दिया था और नया प्रांत बना दिया था, और पश्चिमी बंगाल में बिहार और उड़ीसा को भी शामिल कर दिया था। नेक्स्ट बात करेंगे CR फार्मूला, जिसको राजा जी फार्मूला भी कहा जाता है। राजगोपालाचारी ने इसको बनाया था CR फार्मूले को, और ये फार्मूला उन्होंने मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच में जो गतिरोध थे उसको समाप्त करने के लिए बनाया था। इस फार्मूले को कोशिश की थी, हालांकि सफल नहीं हुआ। नेक्स्ट बात करेंगे द राइज एंड ग्रोथ ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म इन इंडिया, इसके लेखक कौन है? तो विपिन चंद्र पाल है। नेक्स्ट है 2020 का पेपर, तो ILO यानी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इस सम्मेलन में 1919 में जो ये सम्मेलन हुआ था इसमें भारत की तरफ से कौन गया था? तो नारायण मल्हार जोशी गए थे, और सलाहकार इसके कौन थे? तो VP वाडिया थे। दोनों का संबंध है ILO से, तो नारायण मल्हार जोशी जो मेन थे जो गए थे। नेक्स्ट बात करेंगे प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746 से 48 के बीच में हुआ था। फ्रांस और ब्रिटेन के बीच में, फ्रांस और अंग्रेजों के बीच में ही हुआ था जितने भी कर्नाटक युद्ध हुए थे। टोटल 3 कर्नाटक युद्ध हुए थे, फ्रांसीसियों और अंग्रेजों के बीच में हुआ था। पहले वाले का जो मुद्दा था ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का मुद्दा था, यूरोपीय मुद्दा था बेसिकली, और जो दूसरा कर्नाटक युद्ध था उसमें भारतीय मुद्दा था। भारतीय जो नवाब थे आपस में लड़ते थे, तो कोई एक गुट एक की तरफ हो जाता था, दूसरा दूसरे की तरफ। तो पहले वाले में ऑस्ट्रिया का मुद्दा था, और इसमें जो लास्ट में संधि हुई थी वो एक्सला सैपेल की संधि थी जो कि 1748 में हुई थी। और इस एक्सला सैपेल की संधि के द्वारा मद्रास जो है इंडिया में अंग्रेजों को मिल गया था, और अमेरिका का जो लुईबर्ग है वो फ्रांसीसियों को मिल गया था। नेक्स्ट बात करेंगे भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम ये कब आया था? तो 1861 में आया था। भारतीय विवाह विच्छेद अधिनियम 1869 में आया था। शाही पद अधिनियम 1876 में आया था। भारतीय शस्त्र अधिनियम जो है 1878 में आया था। नेक्स्ट बात करेंगे सिक्किम का भारत में विलय कब हुआ था? तो लॉर्ड डलहौजी के टाइम पे 1850 में। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में राजेंद्र प्रसाद ने भाग नहीं लिया था। ये पूछा गया था कि किसने भाग नहीं लिया था, तो कौन कौन गया था द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी के साथ? तो सरोजनी नायडू, मदन मोहन मालवीय, MK गांधी तो गए ही थे, मोहनदास करमचंद गांधी तो गए थे, ये लोग भी गए थे। इसके अलावा तेज बहादुर सप्रू, BR अम्बेडकर, ये सभी गोलमेज सम्मेलन में रहते थे। यहाँ पे जो दिया है सिक्किम का भारत में विलय, ये आजादी के पहले की बात की जा रही है। वैसे 1975 में जो पूरी तरह से राज्य का दर्जा दे दिया गया था सिक्किम को। लॉर्ड डलहौजी ने जो मिलाया था वो 2 डॉक्टरों के साथ सही सलूक न करने के लिए दुर्व्यवहार के आधार पर सिक्किम को डलहौजी ने मिला लिया था, विलय कर लिया था। नेक्स्ट बात करेंगे पुस्तक और लेखक, तो द स्टोरी ऑफ माई डिपोर्टेशन ये पुस्तक है लाला लाजपत राय की। गीता रहस्य बाल गंगाधर तिलक की। ए नेशन इन मेकिंग सुरेंद्र नाथ बनर्जी की है। इंडिया विंस फ्रीडम ये मौलाना अबुल कलाम आजाद की है। अगला है यहाँ पर 1755 में डिंडीगुल मैसूर में आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना किसने की थी? तो हैदर अली ने की थी। फ्रांसीसियों के साथ मिलकर इसकी स्थापना की थी। स्थायी बंदोबस्त कब आया था? 1793 में कॉर्नवालिस लाया था, और इसमें जो है जमींदारी व्यवस्था थी पूरी तरह से। 1790 में वैसे ही आई थी, लेकिन इसको स्थायी बना दिया गया था 1793 में। रैयतवाड़ी जो थी इसमें किसान श्रेष्ठ होते थे, डायरेक्ट किसानों से कर लिया जाता था। और पहले ये आई थी 1792 में, जो एक प्रयोग के तौर पर 12 महल में लागू हुई थी मद्रास में। पूर्ण रूप से ये 1820 में लागू हुई थी, और जो पूर्ण रूप से लागू करने वाले लोग कौन थे? तो थॉमस मुनरो और कैप्टन रीड। महालवाड़ी 1833 में आई थी। इसमें गांव को या फिर महाल एक ग्रुप बना दिया जाता था और उससे कर लिया जाता था। तो यहाँ मार्टिन बर्ड इसके जो जनक कहे जाते हैं महालवाड़ी के, मार्टिन बर्ड। नेक्स्ट है 2021 वाला पेपर, तो विभागीय प्रणाली का आरंभ कब हुआ था? भारत परिषद अधिनियम 1861 के तहत हुआ था, जो विभाग बनने लगे थे। और ये किसके टाइम पे हुआ था? लॉर्ड कैनिंग के टाइम पे। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक विलियम जोन्स थे 1784 में। साइमन कमीशन का गठन 1927 में हुआ था। नेहरू रिपोर्ट 1928, शारदा अधिनियम 1929 और दांडी मार्च जो है 1930। दर्शना सत्याग्रह को कवर करने वाले अमेरिकी पत्रकार कौन थे? तो वेब मिलर थे अमेरिकी पत्रकार। नेक्स्ट है वाइकोम सत्याग्रह। ये दर्शना सत्याग्रह हुआ कब था? 1930 में, सविनय अवज्ञा के टाइम पे।
वाइकोम सत्याग्रह ये 1924-25 में हुआ था। गांधीवादी आंदोलन था वाइकोम आंदोलन। छुआछूत से संबंधित था, भेदभाव के खिलाफ था, जातिगत जो भेदभाव होते थे उसके खिलाफ था। जो प्रमुख इसके नेता थे, नेतृत्व जिसने किया था टी.के. माधवन ने, के. कलप्पन और के.पी. केशव। अगला है यहाँ पर नौजवान सभा का गठन हुआ था 1926 में। जो प्रमुख व्यक्ति थे गठन करने वाले वो थे भगत सिंह। इसके अलावा और जो सदस्य थे यशपाल थे, छबील दास थे। नेक्स्ट बात करेंगे कानपुर षड्यंत्र, ये कब हुआ था 1924 में। और इसमें जो प्रमुख व्यक्ति थे ऐसे डांगे थे, एम.एन. रॉय थे, मुजफ्फर अहमद थे, नलिनी सेन गुप्ता थी, शौकत उस्मानी थे, सिंगार वेलू चट्टियार थे, गुलाम हुसैन थे। तो ये सभी व्यक्ति कानपुर षड्यंत्र से संबंधित हैं। एम.ए. अंसारी इसमें शामिल नहीं थे। नेक्स्ट है बाल गंगाधर तिलक ने कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता कभी नहीं की थी। पूछा गया था कि किसने कभी अध्यक्षता नहीं की कांग्रेस अधिवेशन की, तो बाल गंगाधर तिलक ने। फिर 2022 का पेपर पत्रिका और प्रकाशन का स्थान पूछा गया था। तो ये सभी उत्तर प्रदेश की, मुख्यतः जो है उत्तर प्रदेश की सभी पत्रिकाएं, इसलिए इसका प्रकाशन स्थान पूछा जा सकता है। स्वदेश जो है ये गोरखपुर में इसका प्रकाशन होता था। भारत बंधु हाथरस से संबंधित है। सत्यवादी जो है आगरा से प्रकाशित होती थी। शक्ति जो है अल्मोड़ा की है। उस टाइम पे अल्मोड़ा जैसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं था उत्तराखंड का, तो ये भी यूपी के से संबंधित थी, शक्ति पत्रिका। नेक्स्ट बात करेंगे डी.के. कर्वे, ये विडो रीमैरिज एसोसिएशन के सचिव थे। और जी.ई.डी. बेदुन जो है कलकत्ता के कन्या विद्यालय की स्थापना इन्होंने की थी। ईश्वर चंद्र विद्यासागर कलकत्ता में संस्कृत कॉलेज के प्राचार्य थे। वी.एम. मालाबारी बाल विवाह विरुद्ध संघर्ष इन्होंने किया था। तो कुछ जो है एक आध अगर पता रहता है तो मैच हो जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी, अप्रैल 1913 में। इंडियन इंडिपेंडेंस कमेटी की स्थापना बर्लिन में कब हुई थी, तो 1914 में। फिर केंद्रीय असेंबली पर बम कांड कब हुआ था, तो 8 अप्रैल 1929 में। चिटगांव शस्त्रागार छापा 18 अप्रैल 1930 में। अगला है यहाँ पर हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना 1924 में कानपुर में की गई थी। और इसमें जो प्रमुख व्यक्ति थे वो थे सचिंद्र सान्याल। इसके अलावा योगेश चंद्र बनर्जी इसमें शामिल थे, चंद्रशेखर आजाद भी शामिल थे। अगर पूछा जाए हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी, एक वर्ड अगर सोशलिस्ट भी इसमें आ जाएगा, तो उसकी स्थापना दिल्ली में की गई थी। चंद्रशेखर आजाद वहां पे मेन व्यक्ति थे। नेक्स्ट बात करेंगे ज्योतिबा फुले, ये जाति विरोधी आंदोलन से संबंधित है। इनकी पुस्तक का नाम है गुलामगिरी। इन्होंने सत्यशोधक समाज की भी स्थापना की थी 1873 में। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में नाइटहुड की उपाधि किसने वापस की थी, तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने की थी। प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा ये कब की गई थी, तो 24 अगस्त 1946 में की गई थी अंतरिम सरकार की घोषणा। और अंतरिम सरकार में जो मंत्रिमंडल गठित हुआ था पहले, सबसे पहले वो कब हुआ था, तो 2 सितंबर 1946 को, 2 सितंबर 1946। ट्रेड यूनियन और उसकी दलीय संबद्धता पूछी गई है, तो भारतीय मजदूर संघ ये किससे संबंधित है, तो भारतीय जनता पार्टी से संबंधित था। इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित है। यूनाइटेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस ये कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडियन से संबंधित है, मार्क्सवादी से। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 1920 में गठित हुआ था ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस। और इसमें जो गठनकर्ता थे वो थे एन.एम. जोशी। और इसके अध्यक्ष कौन बने थे, तो अध्यक्ष थे लाला लाजपत राय। ये अध्यक्ष कई बार पूछा जा चुका है, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन के अध्यक्ष कौन थे, लाला लाजपत राय। और ये जो पार्टी जो दलीय संबद्धता थी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया से इसकी दलीय संबद्धता थी। तो ये हो गया 2022 तक का पेपर। वीडियो यूजफुल लगा हो, पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसके अलावा यूपी पीसीएस का ग्रुप ज्वाइन करने के लिए ये जो नंबर दिया है इस पे व्हाट्सएप